जिस आज की क्लास में हम देखेंगे नमूनों के संग्रह के बारे में। ठीक है, तो नमूनों के संग्रह से यहाँ तात्पर्य है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोग है या कोई बीमारी है, तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो परीक्षण होते हैं, नैदानिक परीक्षण होते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नैदानिक परीक्षणों से मेरा तात्पर्य है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी की रिपोर्ट के आधार पर जो चिकित्सक होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इसलिए जो नैदानिक परीक्षण है, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उन डायग्नोस्टिक टेस्ट को करने के लिए हमें नमूनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब नमूने क्या होते हैं, चलिए देखते हैं नमूने क्या होते हैं। ठीक है, नमूने किसी पदार्थ या किसी वस्तु की एक ऐसी अल्प मात्रा होती है जो उस पदार्थ या उस वस्तु की जो संपूर्ण पदार्थ या संपूर्ण वस्तु की जो प्रकृति, उसके गुण है ना, उसके बारे में क्या कर सकती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ऐसी जो अल्प मात्रा होती है, उस अल्प मात्रा को हम क्या कहते हैं, नमूने या स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य के शरीर की रक्त नलिकाओं में पाए जाने वाला रक्त। ठीक है, अब उस रक्त की कुछ अल्प मात्रा को अगर हम परीक्षण करें, तो परीक्षण करने के पश्चात उसकी जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट क्या करती है, उस मनुष्य के शरीर के संपूर्ण रक्त की प्रकृति एवं उसके गुणों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ की या किसी वस्तु की जो अल्प मात्रा होती है, उस अल्प मात्रा को ही क्या कहते हैं, स्पेसिमेन या नमूने कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नमूने क्या है। तो नमूने से हमारा क्या तात्पर्य है, नमूनों से हमारा तात्पर्य है किसी भी वस्तु या पदार्थ की अल्प मात्रा, वो अल्प मात्रा उस संपूर्ण वस्तु या संपूर्ण पदार्थ के गुणों को क्या करती है, उसके प्रकृति और उसके गुणों को प्रदर्शित करती है। क्लियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नमूनों के एकत्रीकरण हेतु स्थल। ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां से हम उन स्पेसिमेन को कलेक्ट या उसको एकत्रित कर सकते हैं। जिनमें सबसे प्रथम है बहिरंग विभाग। बहिरंग विभाग से क्या तात्पर्य है, ओपीडी। ओपीडी क्या होता है, अस्पताल के अंदर एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पे रोगी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात चिकित्सक के पास में सर्वप्रथम संपर्क करता है अपने निदान के लिए, अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो अस्पताल में जहाँ रोगी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जाने के पश्चात ऐसे स्थल जहाँ पे उसकी डॉक्टर्स के साथ में भेंट होती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे उसका इलाज शुरू करता है, तो ऐसे स्थान को हम ओपीडी कहते हैं। तो ओपीडी से क्या कर सकते हैं, ओपीडी के अंदर अगर डॉक्टर वहाँ पे कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करे या कुछ सैंपल या कुछ नमूने एकत्रित करने के लिए बोले, तो उस स्थल से भी जो नमूने वहाँ पर लेना संभव है, उन नमूनों को हम वहाँ से बहिरंग विभाग से क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। रोगी की इकाई। नेक्स्ट है रोगी की इकाई। रोगी की इकाई से तात्पर्य है आईपीडी। आईपीडी मतलब ओपीडी के पश्चात अगर कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल में रहकर ही इलाज की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईपीडी में डालते हैं, या हम बोल सकते हैं आंतरिक विभाग। ठीक है, जहाँ पे रोगी को रखा जाता है, उसका इलाज किया जाता है, वहां से भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात आती है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में भी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। डायग्नोस्टिक सेंटर से भी हम क्या कर सकते हैं, नमूने एकत्रित कर सकते हैं। यह हुई अस्पताल की बात। अस्पताल के बाद आती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेरा तात्पर्य है
उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट या स्पेसिमेन को एकत्रित करते हैं। इसके पश्चात होम विजिट। होम विजिट मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो अस्पताल में विजिट नहीं कर सकते हैं या आने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो अस्पताल का स्टाफ है, स्वास्थ्यकर्मी है, वो स्वास्थ्यकर्मी उनके घरों पर ही जाके उनका इलाज करते हैं। तो इलाज के दौरान, घर पे इलाज के दौरान अगर कुछ रोगी ऐसे हैं जिनके स्पेसिमेन की आवश्यकता है, तो उन रोगियों के स्पेसिमेन को होम विजिट के दौरान उनके घर से ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई ऐसे पेशेंट जिनका घर पे आना, हॉस्पिटल में आकर इलाज कराना संभव नहीं, जिनको हम घर पे जाके देखते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, सर्वे के दौरान या स्क्रीनिंग के दौरान भी हम क्या करते हैं, होम विजिट के माध्यम से लोगों के सैंपल उनके घर से एकत्रित करते हैं। कैंप, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी क्या करते हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, वहाँ पे जाके कैंप लगाते हैं। तो उन कैंप के दौरान भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कैंप लगाया है सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंप। ठीक है, अब उस कैंप में अगर सपोज अगर कोई ऐसे प्रोसीजर या ऐसे सैंपल है जो हमें वहाँ पे लेने हैं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके जो नमूने हैं उनको हम कैंप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। स्थानीय कुमारी, स्थानीय कुमारी से मतलब है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज से तात्पर्य होता है कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो किसी स्थान पर यथावत, ठीक है, जो हमारी कल्पना के बनी रहती है। ठीक है, मतलब मतलब कुछ ऐसी डिजीज होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बनी रहती है। जैसे ये बीमारियों को हम एंडेमिक कहते हैं। अगर किसी एरिया के अंदर कुछ एंडेमिक डिजीज है, तो इस स्थिति में हम उस एरिया से उस एंडेमिक डिजीज से रिलेटेड जो सैंपल हैं या नमूने हैं उनको उस एरिया से क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो यह एक तरीके से नमूनों को एकत्रित करने हेतु उनके स्थल है। इन एरिया से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे नमूनों को संग्रहण हेतु सिद्धांत। जब हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं उस दौरान हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको हमें सैंपल कलेक्शन के दौरान उन्हें फॉलो करना होता है। सबसे पहला, जब भी हम कोई सैंपल को संग्रहण करते हैं या संग्रहित करते हैं, तो उसको संग्रहित करने से पहले हमें उस नमूनों के संग्रह की तकनीकी एवं विधियों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त, मलगम, मल मूत्र, भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने होते हैं। उन नमूनों के संग्रह हेतु प्रयुक्त पात्रों तथा काम करने वाले रसायनों की का भी होना आवश्यक है। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, कुछ नमूनों के लिए विशेष पात्र की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम सैंपल को संग्रहित करते हैं, तो संग्रहित करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि उसको एकत्रित करने के लिए उसके लिए जो आवश्यक पात्र है वो आवश्यक पात्र वहाँ पर होना चाहिए, अन्यथा उस सैंपल को हम एकत्रित नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके लिए उपयुक्त रसायन जो की आवश्यकता होती है, उस रसायन का भी होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मलगम, हमें मलगम के लिए एक स्पेसिमेन बोतल की आवश्यकता होती है, चौड़े मुंह वाले स्पेसिमेन की आवश्यकता होती है। अगर वो चौड़े मुंह वाला स्पेसिमेन बोतल अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम मलगम को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सैंपल को या स्पेसिमेन को एकत्रित करने से पहले हमारे पास में उसके लिए उपयुक्त होने वाला जो पात्र है, विशेष पात्र है, वो पात्र होना चाहिए। इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है। इसके पश्चात संग्रहित नमूने स्वास्थ्य केंद्र प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी
चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, हम जो नमूने हैं उनको होम विजिट के दौरान, कैंप के दौरान ओपीडी या आईपीडी से संग्रहित करते हैं, लेकिन उनका परीक्षण जो होता है जो मुख्यतः प्रयोगशाला में होता है। तो उस स्पेसिमेन को कलेक्ट कर एकत्रित करने के पश्चात हमें उसे प्रयोगशाला तक पहुंचाना होता है। तो उन स्पेसिमेन को प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके लिए कितने टाइम की आवश्यकता है, उसको एकत्रित करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए उन नमून संग्रहित किए गए नमूनों को प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का हमें पूर्व से ही, सैंपल को एकत्रित करने से पूर्व ही हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके पश्चात परीक्षण क्या होता है कि कुछ परीक्षण होते हैं जिनकी रिपोर्ट होती है वो गोपनीय होती है। ठीक है। तो उन ऐसी जांचें जिनकी रिपोर्ट गोपनीय है, खासकर क्या होता है कि वो रिपोर्ट या वो जांच उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती हो सकता है, उनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि जो ऐसी जांचें हैं जैसे मुख्यतः HIV, एड्स और कैंसर है ना, तो ऐसी जांचों की जो रिपोर्ट है वो मुख्यतः चिकित्सक या किसी वैज्ञानिक के द्वारा ही हमें रोगी अथवा उसके जो संबंधी हैं उन संबंधियों को प्रकट करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए। ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम देने से पूर्व हमें पहले से ही उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, बहुत सी नेगेटिव होती है, तो हमें उसको डिस्क्लोज करने से पहले एक बार उसके बारे में, उसके उससे रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उनके बारे में हमें पहले से ध्यान देना और उसको ध्यान में रखने के पश्चात ही हमें उस रिपोर्ट के उस रोगी या उसके संबंधी को प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात होम विजिट एवं रोग प्रभावित क्षेत्रों में नमूनों को प्राप्त करने से पूर्व उसकी उपयोगिता के बारे में हमें रोगी और उसके संबंधियों को बताना आवश्यक है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ आवश्यक जांचें होती है, उन जांचों को रोगी तथा उसके संबंधी होते हैं वो करवाने से मना करते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि उन रोगी रोगी और उनके संबंधियों को उस रिपोर्ट की उपयोगिता के बारे में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह उस टेस्ट को करवाने से कतराते हैं। इसलिए हमें पहले से ही रोगी को उस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका जो नमूने हैं, उन नमूने उन जांचों के बारे में कि क्या उपयोगिता है, वह उस रोगी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह सभी हमें उन रोगी तथा उसके संबंधियों को बताना चाहिए। अगर ये टेस्ट हम नहीं करवाते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं से हमें रोगी तथा उसके संबंधियों को अवगत कराना है। इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है। नमूनों के संग्रहण में रोगी एवं समुदाय की सहायता सहभागिता भी बढ़ाना चाहिए। कभी-कभी क्या होते हैं, ऐसे बहुत से सैंपल्स होते हैं, उसे अगर एकत्रित करने के लिए अगर रोगी खुद ही उसे एकत्रित करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वह सही विधि के द्वारा उस स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूल एंड यूरिन कलेक्शन। ठीक है। अगर हम यूरिन और स्टूल कलेक्शन का जो तरीका है, स्पेसिमेन बलगम की जांच है ना, तो ऐसी कुछ जांचें हैं, अगर वो हम उस पेशेंट को सही तरीके से उसको एकत्रित करने की जो विधि है उसके बारे में अगर हम उसे एक्सप्लेन कर दें तो वो खुद ही उन सैंपल को अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सकता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है, हमें घर से 24 आवर्स यूरिन चाहिए, तो हम 24 आवर्स यूरिन हम उसके घर पे 24 आवर्स लेके एकत्रित नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें रोगी के द्वारा रोगी को स्वयं ही उस स्पेसिमेन को उस सैंपल को कलेक्ट करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है
और प्रोत्साहित करने के पश्चात हमें उन्हें सही विधि से अवगत कराना है, ताकि उस सैंपल को सही तरीके से बिना किसी लापरवाही के एकत्रित किया जा सके। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात लापरवाही से संग्रहित नमूनों से गलत परिणाम आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम पे अगर हम क्वेश्चन या स्पेसिमेन कलेक्शन के जो सिद्धांत है उनका ध्यान न रखें, तो जो स्पेसिमेन है वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, और कंटामिनेटेड होने के पश्चात हमें गलत रिपोर्ट मिल सकती है। और उस गलत रिपोर्ट के माध्यम से कभी कभी चिकित्सक उस रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो गलत रिपोर्ट से जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसका असर उस रोगी पे या उसके निदान पे पड़ सकता है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नमूने हैं, नमूनों को संग्रहित करने के पश्चात करने के दौरान हमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नमूनों को एकत्रित करने समय जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे खास करके विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनमें मुख्यतः है जैसे कि जब हम नमूने सबसे पहले विश्वस्त स्रोत या पदार्थ से ही प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है स्पेसिमेन कलेक्शन के, उस इम्पोर्टेंट सोर्स से ही हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना चाहिए। जो नमूने होते हैं, उन नमूनों को एकत्रित करने के लिए जो पात्र हैं वह स्वच्छ और स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो अगर कभी आवश्यक रसायन है, उन रसायनों का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिमेन कलेक्ट होने या कंटामिनेटेड होने की वजह से या अस्वच्छ होने की वजह से जो उसकी अस्वच्छता है, जो कंटामिनेशन है, वह उस नमूनों को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो प्रभावित होने की वजह से जो उसकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट फिर क्या आएगी, गलत रिपोर्ट आने की संभावना हो सकती है। इसलिए नमूनों को हमेशा स्वच्छ इन उपयुक्त पात्र में ही संग्रहित करना चाहिए, उपयुक्त रसायनों के साथ में। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमूनों के साथ में ऐसा कोई भी बाहरी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जो कि जांच को प्रभावित करें। इसके साथ साथ नमूनों को इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो नमूने हैं, नमूनों को सही तरीके से हमें क्या करना है, लेबल करना चाहिए। उसकी जो लेबलिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि लेबल पर ही समस्त आवश्यक जानकारी अंकित होती है, और उन जानकारी के माध्यम से ही उस रिपोर्ट को उस सही रोगी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो लेबलिंग है उसको सही और स्पष्ट शब्दों के साथ में करनी चाहिए। नमूनों को प्रयोगशाला या परीक्षण स्थल तक बिना किसी विलंब के तत्काल भेज देना चाहिए, और उपयुक्त तापक्रम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक ही हमें स्पेसिमेन को स्थल तक पहुंचाना होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, और उन नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है, और उसी तापमान पर ही हमें उन नमूनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना है, भिजवाना है। ठीक है, इसके पश्चात हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि संदूषित और लापरवाही से संग्रहित नमूनों से गलत परिणाम प्राप्त हो जाते होंगे, तथा उपचार और निदान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, उन नमूनों का विघटन हो सकता है। ठीक है, अवांछनीय जो जीवाणु है उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, रोगजनक जीवाणु का विनाश हो सकता है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस नमूनों को हमेशा सावधानी के साथ में ही प्राप्त करना चाहिए। रक्त रसायन जो ब्लड केमिस्ट्री है वो पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है। वो कभी कभी भोजन के ग्रहण करने के पश्चात या भोजन ग्रहण करने से पहले, दोनों परिस्थिति में उनकी ब्लड केमिस्ट्री अलग अलग होती है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या है, हमें BSL फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो उसके खाना खाने से पूर्व ही BSL फास्टिंग का जो नमूना है वो हमें एकत्रित कर लेना चाहिए। हो सकता है खाना खाने के पश्चात जो शुगर लेवल है, उस शुगर लेवल के अंदर रक्त में जो शुगर की मात्रा है, उस मात्रा के अंदर परिवर्तन आ जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और
नमूने जो हैं उन्हें लापरवाही से ले जाने वालों में जो रोगात्मक पैथोजेंस हैं, ठीक है, उन पैथोजेंस की एंट्री के या उनकी वजह से होने वाली बीमारियों के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो नमूने एकत्रित करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन स्वास्थ्यकर्मियों को यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो संक्रमित बीमारियां हैं, उन संक्रमित बीमारियों से उन व्यक्ति जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वह अपने आप को बचा सकें। तो ये कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। इन मुख्य सिद्धांतों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आपको नमूनों की परिभाषा, नमूनों को एकत्रित करने हेतु स्थल, नमूनों के संग्रहण हेतु सिद्धांत, इनमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो नमूने हैं उनको एकत्रित करने की विधि क्या होती है। इससे रिलेटेड कोई डाउट? क्लास यस सर। कोई चीज समझ में नहीं आई हो, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन या फिर स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए जो जगह होती है, जो स्थल होते हैं, या स्पेसिमेन क्या होता है इसकी डेफिनेशन, इससे संबंधित अगर कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आगे समझ गया। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो नमूने होते हैं उन नमूनों को एकत्रित करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है और उन नमूनों को कैसे एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अब जो नमूनों में जो मुख्य नमूने होते हैं उनमें मुख्यतः आपका यूरिन, ठीक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड स्मीयर, ठीक है, जो आपका बलगम है, देन उसके बाद में मल है ना, देन उसके बाद में आपके स्वेप होते हैं। इस तरीके के कुछ नमूने होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम मूत्र के नमूनों को कैसे एकत्रित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मूत्र के जो नमूने हैं उनको अलग अलग विधियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जिनमें एक बार के मूत्र का नमूना लेने की विधि, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सिंपल यूरिन सैंपल, देन उसके पश्चात कलेक्टिंग मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन फॉर कल्चर 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूरिन कलेक्शन है ना, जो मूत्र के नमूने हैं उनको भी अलग अलग विधियों के माध्यम से क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सिंगल यूरिन सैंपल है, ठीक है, उस सिंगल यूरिन सैंपल को